हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हिंदी। आज हम वाक्य एवं उसके अंगों को जानेंगे तथा उद्देश्य विस्तार एवं विधेय विस्तार की पहचान करना सीखेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए वाक्य तथा उसके अंग को जानते हैं। वाक्य तथा उसके अंगों को सीखने से पहले हमें भाषा, वर्ण तथा शब्द की जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए संक्षिप्त रूप में इन्हें देखते हैं। हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से करते हैं और भाषा की रचना वर्णों, शब्द तथा वाक्यों से होती है। मतलब हमारे अंदर कोई विचार है और हम उसे किसी के सामने प्रकट करना चाहते हैं, किसी को व्यक्त करना चाहते हैं, तो भाषा ही वह माध्यम है जिसके जरिए हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। और इस भाषा की संरचना वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों से होती है। तो चलिए जानते हैं वर्ण क्या है। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण या अक्षर कहते हैं, जैसे क, ख, ग आदि। तो जैसे कि वर्णमाला में हमने देखा है स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण के अंतर्गत अ, आ, ई, व्यंजन वर्ण के अंतर्गत क, ख, ग इत्यादि आते हैं। तो यही वर्ण है, इन्हें अक्षर भी कहा जाता है। शब्द वर्ण या अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे कमल, खटमल, बंदर आदि। मतलब वर्णों का ऐसा समूह, अक्षरों का ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ प्रकट होता है, अर्थ निकलता है, उसे ही शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए कमल, क, म, ल, ये तीन वर्ण मिलकर बने हैं कमल। लेकिन यदि हम इसे ऐसे लिख देते ल, क, म, लकम, तो यह कोई अर्थ प्रदान नहीं करता, मतलब यह शब्द नहीं हो सकता। लेकिन क, म, ल, कमल, कमल कहने से हमें पता चलता है यह कमल के फूल के बारे में है, कमल के फूल को कहा गया है, तो यह एक शब्द है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में वर्ण तथा शब्द के बारे में विस्तृत जानकारी दी है, आप उसे मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। चलिए अब जानते हैं वाक्य को। पदों के व्यवस्थित रूप तथा ऐसे पारस्परिक मेल को जिससे पूर्ण अर्थ का बोध हो, वाक्य कहा जाता है। मतलब शब्दों का वह व्यवस्थित रूप जो एक पूर्ण अर्थ प्रदान करता है, वाक्य कहलाता है। जैसे राम आम खाता है, यह पदों का व्यवस्थित समूह है जो यह बताता है कि राम जो है वह आम खा रहा है। वैसे ही प्रकृति बहुत सुंदर है, तो यहाँ पदों का समूह है, पदों का ऐसा मेल है जो कि एक अर्थ प्रदान कर रहा है, तो यही वाक्य कहा जाएगा। आगे देखिए, वाक्य में आए सभी पद व्याकरणिक नियमों से बंधे होते हैं। साथ ही सभी पदों का अपना क्रम होता है। कोई शब्द कर्ता के स्थान पर, कोई कर्म के स्थान पर, तो कोई क्रिया के रूप में आता है तथा व्याकरण के अनुसार इनके लिंग, वचन और कारक होते हैं। मतलब व्याकरणिक नियमों से देखें तो वाक्य का एक क्रम होता है, जहाँ पहले कर्ता, उसके बाद कर्म, फिर क्रिया आती है। जैसे यहाँ एक वाक्य देखिए, राम आम खाता है, तो यहाँ जो राम है वह है कर्ता, आम कर्म और खाता है वह है क्रिया। तो इस क्रम के अनुसार ही वाक्य का निर्माण किया जाता है तथा लिंग, वचन आदि के अनुसार वाक्य का स्वरूप भी बदलता है। जैसे यहाँ कर्ता राम है, यानी कि एक पुल्लिंग है, तो राम आम खाता है, तो पुल्लिंग के अनुसार जो इसका क्रिया है वो भी खाता है आया है। लेकिन मान लीजिए यहाँ राम ना होकर सीता होती, तो वाक्य कैसे बनता? सीता आम खाती है। मतलब लिंग, वचन आदि के अनुसार वाक्य का स्वरूप भी बदलता है। अब बात करते हैं वाक्य के अंग के बारे में। तो वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे भाई पतंग उड़ा रहा है, यहाँ भाई के बारे में बताया जा रहा है कि वह पतंग उड़ा रहा है, तो भाई होगा यहाँ उद्देश्य। अब बात करें विधेय की, तो वाक्य में कर्ता या उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे भाई पतंग उड़ा रहा है, मैंने वही वाक्य लिया है ताकि हम इसे और अच्छी तरह से समझ सके। यहाँ पर विधेय में ये बताया जाता है कि उद्देश्य के बारे में क्या कहा गया है। तो यहाँ भाई पतंग उड़ा रहा है, अब क्योंकि भाई उद्देश्य है तो उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि पतंग उड़ा रहा है, तो यह पतंग उड़ा रहा है होगा विधेय। नीचे दिए गए और उदाहरणों से हम उद्देश्य और विधेय को ढूंढेंगे। तो जैसे यहाँ पहला है सीता खेल रही है, तो यहाँ उद्देश्य है जिसके बारे में बताया जा रहा है वो है सीता, तो सीता हो गई उद्देश्य। वही खेल रही है, क्योंकि सीता के बारे में यह बताया जा रहा है कि वह खेल रही है, तो यह खेल रही है होगा विधेय। साथ ही नीचे देखिए, पूजा और रीना सिनेमा देखने जा रही है, तो पूजा और रीना हो गया
उद्देश्य और सिनेमा देखने जा रही है होगा विधेय। फिर से बता दूं कि जिसके बारे में बताया जा रहा है वह उद्देश्य कहलाता है और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है उसे विधेय कहते हैं। आगे है उद्देश्य और विधेय विस्तार। तो पहले हम उद्देश्य विस्तार को जानेंगे। कभी कभी वाक्य में उद्देश्य के बारे में बताने के लिए दूसरे शब्दों का भी सहारा लिया जाता है। इन शब्दों को ही उद्देश्य विस्तार कहते हैं। जैसे वृक्षों को मत काटो, फल से भरे वृक्षों को मत काटो। तो यहाँ वाक्य में वृक्ष उद्देश्य है, वही दूसरे वाक्य में भी वृक्ष ही उद्देश्य है, लेकिन फल भरे जो पद हैं वृक्ष की विशेषता बता रहे हैं। अतः फल भरे पद वृक्ष उद्देश्य का उद्देश्य विस्तार कहलाएगा। एक और उदाहरण देखें। घोड़ा तेज दौड़ता है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है। तो पहले वाले वाक्य में घोड़ा उद्देश्य है, लेकिन दूसरे वाले वाक्य में घोड़ा के साथ काला विशेषण जुड़ गया है। अतः यह काला घोड़ा उद्देश्य होगा और काला जो है वह उद्देश्य विस्तार कहलाएगा। अगला है विधेय विस्तार। मूल विधेय को पूर्ण करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विधेय का विस्तार कहते हैं। जैसे रामू परिश्रम करता है, रामू बहुत परिश्रम करता है। तो इन वाक्यों को देखें तो परिश्रम जो है वह विधेय का कार्य कर रहे हैं, लेकिन दूसरे वाक्य में बहुत द्वारा विधेय की विशेषता बताई गई है। अतः यह बहुत विधेय का विधेय विस्तार है। वैसे ही मैंने पुस्तक पढ़ी, मैंने प्रथम पुरस्कार प्राप्त पुस्तक पढ़ी। यहाँ भी पुस्तक विधेय है, लेकिन दूसरे वाक्य में विधेय के पीछे जो प्रथम पुरस्कार प्राप्त पद लगा है वह विधेय की विशेषता है। अतः यह विधेय विस्तार कहलाएगा। तो बच्चों, यह हमने जाना वाक्य के अंग तथा उद्देश्य विस्तार और विधेय विस्तार को। हम अपनी अगली वीडियो में रचना के आधार पर वाक्य के भेद तथा वाक्य रूपांतरण को सीखेंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।